हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है हिस्ट्री की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने लास्ट टाइम आपको करवाया था सम्राट अशोक। जी हाँ, अशोक सम्राट महान क्यों बने उसके पीछे की कहानी हमने आपको बताई थी, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हमने आपको बताए थे। आज हम आपको कराने वाले हैं उन्हीं अशोक के बारे में कुछ अभिलेख। जी हां दोस्तों, भारत में अभिलेखों का जो आविष्कार करना प्रारंभ किया, यह अभिलेखों का प्रतिपादन अशोक ने ही किया था। आखिरी अभिलेख होते क्या हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले किसके ऊपर? अभिलेखों के बारे में। जी हां, हम आपको बताएंगे कि अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए हैं वो अभिलेख कितने हैं, अभिलेखों की उनकी भाषा कितनी है और उन अभिलेखों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हमारा ये कि आखिर ये अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख का मतलब है कि जब पुराने समय में क्या रहता था, राजा महाराजा जो होते थे कि कुछ तो कागज पे या फिर पत्तों पर ये चीजों पर लिखवाते थे, लेकिन जब सम्राट अशोक आए तो सम्राट अशोक ने सपाट सतह पर, यानी कि चाहे वो धातु की सतह है जैसे कि तांबे की या फिर लोहे की या टीन की ऐसी धातु, या फिर वो हमारा कोई ठोस सतह है जैसे कि पत्थर की, उन पत्थरों पर उन्होंने उत्कीर्ण करवाना स्टार्ट किया। यानी कि अपनी कोई बात कहनी है, अपना कोई मैसेज जनता तक पहुंचाना है, तो वो क्या करते थे कि जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं उनके पत्थरों पर लिखवा देते थे, या फिर कोई नया भवन है तो उस भवन पे लिखवा देते थे। लिखवाते कैसे थे? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना कि अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख का मतलब है खुदवाया हुआ, पत्थरों के ऊपर या धातु के ऊपर कोई चीज खुदवाई हुई। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको पता होगा कि आप हाथ वगैरह पे ओम वगैरह बनवा लेते हो, कोई टैटू बनवा लेते हो, तो वो भी क्या है हमारा, आप बनवाते हो ना, तो वो जो मशीन के द्वारा आपके शरीर पर गुदवाया जा रहा है, खुदवाया जा रहा है। वैसे ही सम्राट जो अशोक थे उन्होंने पत्थरों पर इस प्रकार से अपने मैसेजों को खुदवाकर जनता तक पहुंचाया, और यह सिलसिला पहली बार भारत के अंदर अशोक ने प्रारंभ किया था। तो देखिए जरा फास्ट, राजा या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपदेशों को पत्थर, धातु या किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण करना या फिर खुदवाए जाने वाले लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो आई होप आपको अभिलेख क्लियर हो गया होगा कि अभिलेख क्या है। अगर भारत में हम देखें तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में अभिलेखों का प्रतिपादन किसने किया? अशोक ने किया। इसका मतलब इसके निर्माणकर्ता भारत में सबसे पहले इस प्रचलन को मतलब लेके आने वाले समाज में कौन थे? सम्राट अशोक थे। आगे बात करोगे तो अशोक ने 4 भाषाओं में, अगर आपको प्रश्न आता है कि जो सम्राट अशोक हैं उनके द्वारा जितने भी अभिलेख लिखवाए गए हैं वो कितनी भाषाओं में लिखवाए गए हैं, तो 4 भाषाओं में, और कभी कभी ये 4 भाषाएं भी दे देगा। तो प्लीज ये यूपीएससी पीसीएस जैसे कुछ मतलब पेपर में पूछे जा चुके सवाल हैं, तो प्लीज एक बार देखिएगा। एक है हमारी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी या फिर ब्राह्मणी लिपि, जो कि भारत में जितने भी लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं किसके? अशोक के, वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। साथ ही अगर आप देखोगे तो खतोष्टी लिपि, ये कहां पर? पाकिस्तान के अंदर आपको खतोष्टी लिपि में अशोक के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जबकि आरामाइक लिपि में मिले हैं हमारे कहां पर? अफगानिस्तान से कुछ अभिलेख। वहीं हमारे ग्रीक लिपि में आप देखोगे तो यही अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं, जो कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में या ग्रीक लिपि के अंदर वो लिखे हुए अभिलेख हैं। तो आई होप आपको अभिलेखों की भाषा क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं कि जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए उन अभिलेखों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन अभिलेखों को हमारा कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला है शिलालेख। शिल का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर पे लिखा गया कोई भी हमारा लेख शिलालेख कहलाएगा। दूसरा है हमारा स्तंभ लेख। आपने पिलर्स देखे होंगे मकान में या संसद भवन के अंदर या कहीं और जगह पे, आपने ग्राउंड जो बरामदा होता है, बरामदे में आपने देखे होंगे मकान के अंदर पिलर्स लगे रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्तंभ बनवाए, उन स्तंभों के ऊपर भी कुछ लेख हैं जिनको स्तंभ लेख कहा गया। और गुहा लेख, कुछ गुफाएं जो बुद्ध भगवान वगैरह से संबंधित हैं, उनमें भी, उनकी दीवारों पर भी कुछ अभिलेख मिले हैं जिनको गुहालेख कहा गया है। तो 3 कैटेगरी में हम अशोक के अभिलेखों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शिलालेख, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्तंभ लेखों के बारे में। ऐसे स्तंभ लेख और ऐसे शिलालेख जहां से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला शिलालेख, पॉइंट टू बी नोटेड, या तो पहला शिलालेख कहे या फिर वो हमारा
अभिलेख कहे, यही आएगा, क्योंकि शिलालेख भी अभिलेख का एक भाग है। तो अगर वो शिलालेख कहता है तब भी वही बात है, और अभिलेख कहता है तब भी वही बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा क्या शिलालेखों को लेके, कि ये जो हमारे शिलालेख हैं, यानी कि ये पहला शिलालेख है जिस शिलालेख में क्या बताया अशोक ने, हिंसा और पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था कलिंग के युद्ध में उनका हृदय परिवर्तित हो गया था और उन्होंने युद्ध को त्यागने का, हिंसा को त्यागने का फैसला कर लिया था। इसलिए यही मैसेज, यही संदेश वो जनता तक भी पहुंचाना चाहते थे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा शिलालेख हमारा क्या है, मनुष्य व पशु की चिकित्सा। देखिए मैंने पहले बताया कि जब उतना जख्म उनको लग गया है, इतना ज्यादा अफसोस और पश्चाताप हो रहा है, फिर उन्होंने पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए जो चिकित्सा होती हैं उन चिकित्साओं को भी, यानी कि अपने चिकित्सकों को, अपने उस समय के डॉक्टर या वैद्यों को कहा कि आप भाई मेडिसिन टाइप की जो उपचार हैं ये पूरे के पूरे स्तंभों पे लिखो, ताकि लोग इन उपचारों को प्रयोग कर सकें और अपनी बीमारियों से ठीक हो सके और पशुओं की बीमारी को भी ठीक कर सके। अगर अगला देखें तो तीसरा शिलालेख कहता हमारा धम्म का प्रचार। मैंने बताया था कि अशोक, देखो मैंने बताया था बौद्ध धर्म और धम्म में अंतर है। अशोक ने कुछ नियम कायदे कानूनों का एक संग्रह बनाया था, उसी को धम्म कहा। इस धम्म का प्रचार आपको मिलेगा अभिलेख 3 में, और जबकि अभिलेख 4 कहता है कि युद्ध की बजाय धम्म परवल। इन्होंने कह दिया कि अगर आपको किसी सामने वाले व्यक्ति का मन जीतना है या उस व्यक्ति को जीतना है तो आपको युद्ध का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि धम्म के नियमों का पालन करते हुए उसके हृदय पर विजय प्राप्त करनी है, ऐसा अशोक का मानना था। आगे देखोगे तो धम्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने एक महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी, जिसका हमें मतलब उसके बारे में कहां से पता चलता है, 5वें शिलालेख से पता चलता है कि धम्म के प्रचार को करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया जिसका नाम था महामात्रा। तो ये महामात्रा का जिक्र हमारा 5वें शिलालेख में मिलता है। जबकि 6ठे शिलालेख में अगर आप देखोगे तो आत्म कल्याण, यानी कि आत्मा का कल्याण, शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, साथ ही जनता का कल्याण कैसे हो सकता है, 6ठे शिलालेख में मिलता है। 7वां प्रमुख शिलालेख जो सबसे बड़ा शिलालेख है, पॉइंट टू बी नोटेड, बोलेगा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख या फिर सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, ध्यान रखिएगा हमारा ये है आपका क्या, 7वां शिलालेख जो सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है। अगर आपको सहिष्णुता समझ में नहीं आ रहा है कि सहिष्णुता क्या है, तो हमारा एक अन्य चैनल भी है जिसका नाम KCC UPSC एस्पिरेंट है। वहां हमने अभी हाल फिलहाल में भारतीय समाज यानी कि GS फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी की स्टार्टिंग करी है। तो आप वहां पर जाके अगर इंडियन सोसाइटी को देखोगे तो आपके यूपीएससी में GS फर्स्ट का सिलेबस कवर होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जो ऐसे शब्द आ रहे हैं उन शब्दों को हमने वहां पर विस्तार से समझा रखा है कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो आप वहां पे भी हमको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, अगर हमसे आपको काफी सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप हमको दूसरे चैनल पर भी हमारा फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगर 8वें अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ, यानी कि जब उसको राजा बनाया गया, उसके बारे में और उसकी तीर्थ यात्राओं के बारे में वर्णन कर रखा है। कहां पर? 8वें शिलालेख के अंदर। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार, यानी कि एक व्यक्ति के जो शिष्टाचार है, यानी कि उसके अंदर जो अच्छे आदर्श हैं वो क्या होने चाहिए, वो हमारा अभिलेख हमारा किसमें 9 में बात कर रखी है। जबकि शिलालेख जो हमारा क्या है 10वां है, माफ कीजिएगा, जो हमारा 10वां शिलालेख है वो क्या है हमारा प्रजा का हित, यानी कि प्रजा के हित के बारे में और धम्म के महत्व के बारे में। इसमें बता रखा है कि प्रजा का हित क्या है, क्या क्या मतलब एक राजा को प्रजा के लिए करना चाहिए, और दूसरा धम्म का क्या महत्व है वो जनता को समझा रखा है इस शिलालेख के माध्यम से। 11वां शिलालेख कहता है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको सताना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना है। ये हमारा कौन सा कहता है 11वां शिलालेख कहता है। जबकि 12वां शिलालेख पूरा का पूरा स्त्रियों के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर निर्भर करता है उसके ऊपर कि स्त्रियों के कैसे विकास किया जाए, स्त्रियों की दशाओं को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए। तो ये हमारा जिक्र किया गया है शिलालेख 12वें में। साथ ही स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने एक क्या करा, एक नियुक्ति की अधिकारी की, जिसका नाम था क्या स्त्री महामात्रा। तो ध्यान रखिएगा महामात्रा और स्त्री महामात्रा में अंतर है, प्लीज थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करें
तो कलिंग का युद्ध। हमारा 13वें शिलालेख से पता चलता है अशोक ने किस प्रकार से कलिंग का युद्ध लड़ा, तो हमारा यहां से पता चलता है, ठीक है ना। 14वें शिलालेख में आप देखोगे तो इसमें बता रखा है कि धार्मिक जीवन आपको जीना चाहिए और धार्मिक जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है आपका शिलालेख 14वां। आई होप आपको ये प्रमुख शिलालेख क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ कुछ हमारे शिलालेख और भी हैं जो आपको समझने हैं, जैसे पहला धौली। ये धौली शिलालेख या अभिलेख कहां पर प्राप्त होता है? आपका उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में। और आपका शाहबाजीगढ़, ठीक है ना, शाहबाजी गढ़ी, माय मिस्टेक, शाहबाजी गढ़ी यानी कि पाकिस्तान में है हमारा, कहां पर? पेशावर के अंदर। तीसरा हमारा मानसहरा, ये आपका पाकिस्तान में हजारा के अंदर है। जबकि एक है आपका कालसी अभिलेख जो कहां पर? आपका उत्तराखंड से प्राप्त होता है, देहरादून के अंदर। अगर दूसरी अगर हम बात करें जौनगढ़, ठीक है ना, सॉरी जौगढ़, तो जौगढ़ हमारा कहां पर? उड़ीसा के अंदर है। तो ये जौगढ़ में, या फिर आप इसको गंजाम भी कह सकते हो, गंजाम में हमारा मिलता है। मुख्य रूप से आपको राज्य याद रखने, क्योंकि मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए आपका क्या? सोपारा। तो सोपारा कहां पर हमारा? महाराष्ट्र में, पालघर में। एक आपका क्या है? एरागुड़ी। ये पूछा गया एरागुड़ी कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, कुरनूल के अंदर ये अभिलेख हमारा प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपको ये अभिलेखों के बारे में जितनी जानकारी मैंने दी है वो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम स्तंभ लेखों के बारे में कुछ बताएंगे जो अशोक के ही स्तंभ लेख हैं, और उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य की पूरी घटनाक्रम या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उपलब्धियां थी, उनको बताएंगे। और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ ये भी बताएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मौर्य वंश समाप्त होगा और फिर अगला वंश हमारा प्रारंभ होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।